हाँ, तो प्रिय छात्र छात्राओं, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी खासा से ही चलती होगी। तो चलिए, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम या गुड इवनिंग मैं कह रहा हूँ। आप सबों को मेरा गुड इवनिंग। तो चलिए, मैं आज क्लास 10th का इकोनॉमिक्स चैप्टर 5 देख रहे हैं। चैप्टर 5 रोज़गार एवं सेवाओं को लेके आया हूँ। आज ये वीडियो पार्ट 2 है। इसका पार्ट 2 है क्योंकि पार्ट 1 हम कल ही दे चुके हैं और ये पार्ट 2 है और ये चैप्टर का लास्ट वीडियो है। फिर मेरा 6 है और 7 है। मैं इसको जल्द से जल्द आपको डाल दूंगा जो आपके इकोनॉमिक्स पूरा हो जाएगी। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं माय डियर्स, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं लिख के चैलेंज देता हूँ, इससे बाहर नहीं आएगा। लेकिन बट आपको पढ़ना होगा। मेरे चैलेंज बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आपको याद नहीं है, जब तक आप पढ़े नहीं, तो मेरे बोलने से कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए माय डियर्स, आप लोग उठिए, जगिए और लग जाइए पढ़ाई के क्षेत्र में, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। कहता है कि अगर आप जोश और जुनून से कोई काम करेंगे, वह काम आपका सफल हो जाता है। तो चलिए, इसी के साथ मैं अपने पाठ को आगे बढ़ाता हूँ। तो आइए, विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? विगत वर्ष जो अभी पिछले वर्ष हैं या जो अभी चल रही है के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्रों का विकास हुआ है? तो याद रखेंगे, ये सेवा क्षेत्र का। किसका? सेवा क्षेत्र का। सेवा क्षेत्र का सबसे अधिक विकास हुआ। ठीक है। हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का यानी कि शक्ति का प्रतीक बन गया है? सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ अभी तो सॉफ्टवेयर में तहलका मचाए हुए हैं। पूरे दुनिया में भारत माँ शक्ति के रूप में उभर रही है। लेकिन अब कौन सा शहर है जो भारत में भी नंबर 1 में है? तो वह बेंगलुरु है। कौन है? बेंगलोर को ही बेंगलुरु कहते हैं। बेंगलुरु है। बेंगलोर को ही बेंगलुरु कहा जाता है। अब आइए, भारत का पहला टेलीविजन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो पहला, फर्स्ट, तो ये स्थापित किया गया था माय डियर्स दिल्ली में। कहाँ किया गया था? दिल्ली में किया गया था। याद रखेंगे, कहाँ किया गया था? दिल्ली में किया गया था। किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का राज्य सरकार का दायित्व दिया गया है कि राज्य सरकार को हर हालत में 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दें? तो इसी के अंतर्गत स्कूल आपका चल रहा है, जैसे मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल, और आपका ये चलता जो है कब? 6 से 14 वर्ष। कहाँ से? 6 से 14 वर्ष। 6 से 14 वर्ष याद रखेंगे, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। अब आइए, ग्रामीण रोजगार योजना। ग्रामीण रोजगार योजना पंचायत प्रखंड में अधिक कारगर नहीं हो पाया। किसके कारण? देखिएगा, हमारे यहाँ ग्रामीण रोजगार योजना तो चलता है, नरेगा चलती है, लेकिन सक्सेस नहीं है। किसके कारण? वनली माय डियर्स, बिचौलियों के कारण। बिचौलिया जो इसमें है ना, कमाने वाले सब दूसरे तीसरे का अकाउंट खोल करके डाल देता है, काम किया या नहीं किया उसका पैसा आ जाता है। तो ये नरेगा वाला पैसा बिचौलिया के कारण ये सक्सेस नहीं है। तो याद रखिएगा, किसके कारण? बिचौलियों के कारण। बिचौलिया के कारण। इसमें जो बिचौलिया लोग हैं, कमाने वाले सब, ये दूसरे तीसरे का अकाउंट खुलवा देते हैं, अपना डाल दिया, पैसा निकलवा के ले लेते हैं। बेचारे गरीब मजदूर को 100 टका धरा देते हैं कि आप 100 टका रख लीजिए, बाकी पैसा वो अपने खा जाते हैं। इसी के कारण यह कारगर नहीं हो पाया। सरकार ने राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम अथवा मध्याह्न भोजन योजना आरंभ किया था। याद रखिएगा, अगस्त 1995 में। कब क्या था? अगस्त 1995 में। अगस्त 1995 में, याद रखिएगा, अगस्त 1995 में। शॉर्ट में लिख दिया हूँ अगस्त, ठीक है। अगस्त 1995 में ये शुरू किया गया था। कौन चीज? पोषण सहयोग एवं सहयोग कार्यक्रम अथवा मध्याह्न भोजन, जो स्कूल में बच्चे को खिलाया जाता है। और ये केंद्र सरकार का है, याद रखिएगा, ये केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? एक अर्थव्यवस्था के
किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तो आप जानते हैं सेवा क्षेत्र क्या क्यों कहते हैं? जो तृतीयक क्षेत्र है, तृतीयक को क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र, तृतीयक। एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तो तृतीयक क्षेत्र माय डियर्स। किसको कहा जाता है? तृतीयक क्षेत्र। आइए नेक्स्ट है, सेवा क्षेत्र के विकास के लिए किसका विकास अधिक आवश्यक है? तो सेवा क्षेत्र का जो विकास होगा किसका आवश्यक है? तो याद रखिएगा, जब इंसान पढ़े लिखे होंगे, रोजगार होगा, उद्योग होगा, इसी से तब क्या होगा? सेवा क्षेत्र अधिक क्या होंगे? विकास करेगा। तो कहता है सेवा क्षेत्र के विकास के लिए किसका विकास अधिक आवश्यक है? तो शिक्षा का। किसका? शिक्षा का होना जरूरी है, और उद्योग का भी होना जरूरी है, संचार का होना जरूरी है, ये इत्यादि का होना बहुत जरूरी है माय डियर्स, इत्यादि का होना बहुत जरूरी है। आइए, भारत के कार्यबल अथवा कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र में संलग्न है? पूरा भारत की बोल रहा है। तो याद रखिएगा, मोटा मोटी 70% है, लेकिन आपकी किताब क्या कहता है? 65 से 70। तो याद रखेंगे आप कि 70% कृषि कार्य में लगे हुए हैं। कितने परसेंट? 70%। याद रखिएगा कितने प्रतिशत? 70। ये आपके एनसीईआरटी बुक कहती है, या आप बिहार बुक जो दिया हुआ है, बिहार सरकार की जो बुक है, इसमें 70% आप देख लेंगे, 70%। ठीक है। तो सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है। तो सेवा क्षेत्र का निर्माण कहाँ होता है? उद्योग में होता है। सेवा कहाँ मिलेगा आपको? उद्योग में मिलेगा, उद्योग में। उसके बाद संचार में मिलेगा, संचार में मिलेगा। और कहाँ मिलेगा? सेवा कहाँ मिल सकती है आपको? उद्योग, संचार इत्यादि कर दीजिए, बैंकिंग होगा इत्यादि, यही सब में मिल सकता है। निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? संचार सेवा का अंग क्या है? मोबाइल है, जिसको सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं। मोबाइल है, मोबाइल है। उसके बाद क्या है? उसके बाद टेलीविजन है, टेलीविजन है। उसके बाद आपका क्या है? रेडियो है, मीडिया है, इत्यादि कर दीजिए। मीडिया है इत्यादि, ये सब क्या है? ये सब आपका संचार सेवाओं का अंग है। भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? उद्योग, कौन सा उद्योग में ज़्यादा सफलता मिली है? तो याद रखेंगे प्रौद्योगिकी की सूचना के क्षेत्र में, या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में ज़्यादा क्या मिली है? सफलता मिली है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। एक अर्थव्यवस्था की आधार का निर्माण होता है। एक अर्थव्यवस्था का जो आधार का निर्माण होता है किससे होता है? कोई भी अर्थव्यवस्था है तो उसका आधार क्या होगा? कृषि होगा, उद्योग होगा, सेवा होगा, ये सारी चीज होगा। कृषि, उद्योग, कृषि, उद्योग और सेवा, इससे आपका क्या होगा? अर्थव्यवस्था का विकास होगा। नेक्स्ट है, भारत के परिवहन सेवाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो भारत के जो परिवहन है, 4 तरह के परिवहन हैं, लेकिन चारों परिवहन में से सबसे ज़्यादा कौन सा? रेलवे का क्या है? ज़्यादा सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, रेलवे। रेलवे का। चलो नेक्स्ट है, मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक हैं। तो मानवीय पूंजी का निर्माण जो होता है, किसको कहा गया है? मानवीय पूंजी। देखिए, मानवीय पूंजी निर्माण करेंगे कब मानव का निर्माण आवश्यक होगा? देखिए, जब हम उसे, सबसे पहली बात, रोटी कपड़ा मकान, सबसे पहले हम उसको भोजन देंगे, कपड़ा देंगे, मकान देंगे, शिक्षा देंगे, चिकित्सा देंगे, तब ना मानवीय पूंजी। अगर मान के लिए बेचारे को शिक्षा ही नहीं मिला,
या भोजन ही नहीं मिला तो क्या नॉलेज इम्प्रूवमेंट होगा? नहीं होगा। तो इसलिए नॉलेज इम्प्रूवमेंट के लिए सब चीज़ आवश्यकता है। क्या क्या? रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा और शिक्षा। पांचों चीज़ की आवश्यकता होती है। किसको? मानवीय पूंजी निर्माण के लिए। मानवीय पूंजी का मानव को आप पूंजी के रूप में कब इस्तेमाल कर सकते हैं? जब ये सारे चीज़ों की आवश्यकता की पूर्ति करेंगे। तो कौन कौन चीज़? सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये पांचों तत्व मिलेगा तो मानवीय पूंजी का पैदा हो जाएगी। मानवीय पूंजी पैदा होना एकदम लाजमी है। तो आइए, ग्रामीण सड़कों का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है? तो ये तो आप लोग जानते हैं, आपके गांव गांव में सड़क बना है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, इसके अंतर्गत गांव में सड़कें बन रही है। ठीक है। तो आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कार्यरत करता है किसमें? सेवा क्षेत्र में। सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र में वो लोग कार्यरत होता है, सेवा क्षेत्र में। ये उसका है। तो आप सेवा क्षेत्र में, ठीक है, सेवा क्षेत्र में ज्यादा रहता है। तो आइए, भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभरा? अभी जस्ट मैं बताया माय डियर्स। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर आप पढ़ रहे हैं दिल से तो कमेंट सेक्शन में लिखें कि आप क्या देना चाह रहे हैं इस आंसर। महाशक्ति के रूप में उभरा है तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में। किसमें? सॉफ्टवेयर के रूप में ये उभर रहा है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के रूप में ये ज़्यादा बढ़ रहे हैं। नरेगा कार्यक्रम के नाम से साथ, नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया? तो आप जानते हैं, हमारा राष्ट्रपिता जिसको बापू जी कहते हैं, महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया था। किसका? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया था। काम के बदले अनाज कार्यक्रम, अनाज योजना कब लागू किया गया? तो नवंबर 2014 से, नवंबर 2004 से, सॉरी नवंबर 2004 से, याद रखेंगे, नवंबर 2004 से। कब? नवंबर 2004 से। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? ये आंध्र प्रदेश से हुई थी। कहां से हुई थी? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, जिसको एपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपी, आंध्र प्रदेश। निर्यात संवर्धन क्षेत्र ईपीजेड को बदला गया किसमें? विशेष आर्थिक क्षेत्र में। विशेष आर्थिक क्षेत्र में, विशेष आर्थिक क्षेत्र में, विशेष आर्थिक क्षेत्र में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा किया, यानी कि रुपया को, जिसको हम लोग कहते हैं नोटबंदी, इसको शॉर्ट नाम में हम लोग जानते हैं नोटबंदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोटबंदी कब किए थे? तो आप लोगों को याद होगा माय डियर्स, 8 नवंबर 2016 को उसने नोट अचानक 12 बजे रात में बंद कर दिए थे, जिससे बहुत सारी परेशानियों को सामना करना पड़ा। लेकिन परेशानी भी थी तो कुछ लाभ भी मिला था हमें, है ना। तो चलिए, लाभ मिला था विमुद्रीकरण से। तो आइए, 8 नवंबर 2016 को, कब? 2016 को। बिहार के कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है? तो आइए, पहले भारत का पढ़े तो आप बिहार का पढ़ रहे हैं तो 80%, याद रखिएगा, बिहार में 80% और भारत में 70%। तो आइए, भारत के सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? तो आप जानते हैं, ये गोवा है। कौन है? गोवा है माय डियर्स। कौन है? गोवा है।
गोवा, जबकि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। याद रखेंगे, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है, लेकिन पैसा में बहुत बड़ा है और उसके यहाँ प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा है माय डियर्स। चलिए मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ, आप सुन लें। तो विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ? सेवा क्षेत्र का। हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया? बेंगलुरु। और भारत का पहला टेलीविजन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? दिल्ली में। किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य का दायित्व है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ग्रामीण रोजगार योजना पंचायत प्रखंड में अधिक कारगर नहीं हो पाया। किसके कारण? तो बिचौलियों के कारण। सरकार ने राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम अथवा मध्याह्न भोजन योजना आरंभ किया। तो अगस्त 1995 में एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है। सेवा क्षेत्र के विकास के लिए किसका विकास अधिक आवश्यक है? शिक्षा और संचार का बिल्कुल आवश्यक है। और भारत के कार्यबल तथा कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र में संलग्न है? 70%। सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है उद्योग एवं संचार से। निम्नलिखित में कौन संचार सेवा का अंग है? मोबाइल टेलीफोन, टेलीविज़न और रेडियो मीडिया इत्यादि, ये सब क्या है? संचार सेवाओं का अंग है। भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली। एक अर्थव्यवस्था की आधार का निर्माण होता है कृषि, उद्योग और सेवा से। भारत की परिवहन सेवाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? रेलवे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक हैं रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा। ग्रामीण सड़कों का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कार्यरत रहता है, तो किसमें रहता है माय डियर? सेवा क्षेत्र में कार्यरत रहता है। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के रूप में उभर रहा है। नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया? महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया। काम के बदले अनाज का योजना कब लागू हुई? नवंबर 2004 में लागू हुई। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में हुई? आंध्र प्रदेश में हुई। निर्यात संवर्धन क्षेत्र ईपीजेड को बदला गया किसमें? विशेष आर्थिक क्षेत्र में बदला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विमुद्रीकरण की घोषणा कब की? 8 नवंबर 2016 को किया। और बिहार के कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है? तो 80%। और भारत के सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? ये गोवा है। तो हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि समझ गए हैं तो शंकर सर के लिए, अपने गुरु जी के लिए या अपने उस्ताद के लिए गुरु दक्षिणा के रूप में अंगूठा जरूर प्रदान करेंगे। लाइक बटन को दबाएंगे और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे और शेयर करके दोस्तों को भी करेंगे कि चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल से आप बने रहें। आपके फ्यूचर में इस चैनल से आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। चलिए इसी के साथ मैं जय हिंद जय भारत कह करके विदा लेता हूँ आपसे।